हेलो व्यूअर्स, मैं अंकित धुरिया एआईटीसीएस से आपसे स्वागत करता हूं। आज की इस न्यूज सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस न्यूज सेशन में एक ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगा। वो टॉपिक क्या है? 26 दिसंबर यानी कल सीबीडी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स ने एक नोटिफिकेशन जारी की थी। वो नोटिफिकेशन क्या है, उसी नोटिफिकेशन को आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और डिस्कस करेंगे। उस नोटिफिकेशन में यह था कि क्या उन्होंने, उस ऑर्गेनाइजेशन ने जीएसटी एक्ट के अंदर कुछ 10 मॉडिफिकेशन की थी। उसी मॉडिफिकेशन को हम जानेंगे। अगर आपने हमारे एआईटीसीएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे समय समय पर जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस और सिविल एंड क्रिमिनल लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन डालते रहते हैं, यानी अपलोड करते रहते हैं। अगर किसी को हमारे ऑर्गेनाइजेशन यानी एआईटीसीएस में अगर आप हम लोग को जुड़ना है तो नीचे के स्क्रीन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए व्यूअर्स, एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जीएसटी में हम 10 मेजर चेंजेस की बात करेंगे शॉर्ट में। कल सीबीडीटी ने दो सर्कुलर इशू किए, सॉरी नोटिफिकेशन इशू किए। नोटिफिकेशन नंबर 26 एंड 27, सेंट्रल टैक्स डेटेड 26 दिसंबर 2022। इस दो नोटिफिकेशन के थ्रू जीएसटी में मेजर चेंजेस हुए हैं। वो जो मेजर चेंजेस है, we shall discuss only 10 important changes which have been brought by the CBDT through these notifications. We shall cover the slide in short. डिटेल में आपको वीडियो अपडेट करके भेज दी जाएगी। ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है ताकि आज जो चेंजेस हुए हैं आप उनको समझ सके कि क्या चेंजेस इसमें हुए हैं। तो चलिए हम ये स्लाइड शुरू करते हैं। First changes: mobile and email address are no more required for new GST registration. OTP shall be sent to the mobile and email address linked with PAN as per CBDT database. टिल डेट आज तक क्या होता था, जब हम नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करते थे तो वहां हमें अपनी मोबाइल और ईमेल एड्रेस देनी पड़ती थी। उस पर ओटीपी आता था और वो ओटीपी लिखने से वो वेरीफाई जाता था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि हम किसी का भी मोबाइल नंबर, किसी का भी ईमेल आईडी, किसी का भी पैन दे देते थे। तो इस मिसयूज को रोकने के लिए सीबीडीटी ने ये नोटिफिकेशन के जरिए चेंजेस किया। ये प्रपोजल 48 जीएसटी काउंसिल में डिस्कस हो चुका है। तो जब जीएसटी कॉमन पोर्टल की वेबसाइट चेंज होगी तो वहां हम लोग ये पाएंगे कि मोबाइल और ईमेल एड्रेस, आपका जो पैन वहां पे लिखेंगे परमानेंट अकाउंट नंबर के साथ जो लिंक है उसी पर ओटीपी आएगी और उसी ओटीपी से आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन का काम होगा। तो when the website will change, mobile and email ID is not required. When we shall furnish the permanent account number, then the OTP we shall receive at the email ID and mobile number which is linked to PAN. सेकेंड चेंज की बात करें तो ये है बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन shall be required for new registration. As pilot project in further notice, it shall not be applicable to any state or union territory except Gujarat. तो नोटिफिकेशन नंबर 27 के जरिए ये बदलाव किया गया है कि आधार जो होगा उसका अब बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा। तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जैसे हम आधार में चेंज करने के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करते हैं, ठीक उसी तरह से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने के लिए हमें बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। लेकिन अभी ये प्रोसेस एज ए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में है, ट्रायल के रूप में है। इसकी शुरुआत गुजरात से होगी। जब तक नया नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक गुजरात स्टेट को छोड़कर कोई भी स्टेट में बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन लागू नहीं होगा। और आधार का ऑथेंटिकेशन
वैसे ही होगा जैसे कि पहले बताए फर्स्ट चेंज में कि एक ओटीपी आएगा जो पैन के साथ ईमेल और मोबाइल लिंक है उस पर, और उसी ओटीपी को वैलिडेट करने पे आपका रजिस्ट्रेशन का काम होगा। इसके बाद बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन गवर्नमेंट लाएंगे सब स्टेट और यूपी में, लेकिन फिलहाल इसका ट्रायल शुरू हुआ है गुजरात स्टेट से। तीसरे चेंज की बात करें, थर्ड चेंज, वो है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस शैल बी मैंडेटरी बेस्ड ऑन रिस्क पैरामीटर्स। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो देयर टू कंडीशन अराइजेस। पहला कंडीशन ये है कि अगर आपने आधार वेरीफाई कर दिया है तो आपके प्लेस ऑफ बिजनेस पे फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड्स करता है जीएसटी अथॉरिटी के ऊपर। लेकिन 99% केस में आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, चाहे आप आधार वेरीफाई करो या ना करो। लेकिन इस चेंज की वजह से गवर्नमेंट ने ये बताया है कि जब आपका वेरिफिकेशन सीबीडीटी के माध्यम से होगा तो एक रिस्क पैरामीटर्स एक्सेस करेगी गवर्नमेंट, और वो रिस्क पैरामीटर्स के बेसिस पे दे विल डिसाइड वेदर फिजिकल वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड और नॉट। तो ये मान के चलो कि आने वाले दिन में फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इज गोइंग टू बी मैंडेटरी फॉर ऑल केसेस वेयर आधार वेरिफिकेशन इज डन और नॉट। नाउ कम्स टू फोर्थ चेंज, इट रिलेट्स टू इनपुट टैक्स क्रेडिट। यहाँ पे उन्होंने क्या चेंज किया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल रिक्वायर्ड टू बी रिवर्स्ड where supplier has filed GSTR 1 but fails to file GSTR 3B within 30th September after the end of financial year. This is a new rule 37A which has been inserted by notification number 26. इसमें उन्होंने ये चेंज किया है कि अगर कोई रजिस्टर्ड डीलर किसी दूसरे रजिस्टर्ड डीलर से परचेज करता है तो वो जो टैक्स परचेज करते समय दिया है दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसको आईटीसी बेनिफिट नहीं मिलेगी अगर सप्लायर जीएसटीआर 1 फाइल तो कर दिया है लेकिन जीएसटीआर 3 भी फाइल नहीं किया है। इस केस में क्या होता है कि सप्लायर जो होता है दे मेक्स अ क्लेवर अटेम्प्ट, चालाकी करते हैं। चालाकी क्या करते हैं, वो अपनी सप्लाई को जीएसटीआर 1 में दिखा देते हैं और उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग कस्टमर है, जो परचेजर है, जीएसटीआर 1 के बेसिस पे उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाती है। तो यहाँ सप्लायर और परचेज का अकाउंट तो मैच हो जाता है लेकिन सप्लायर टैक्स जमा नहीं करता क्योंकि उसने जीएसटीआर 3 भी फाइल नहीं की होती है, इसलिए गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं मिल पाता। तो इसमें क्या है, एक तरफ तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं मिला, सप्लायर ने जीएसटी जमा नहीं किया, और उल्टे परचेजर ने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया। तो गवर्नमेंट के पास एक तो टैक्स गया नहीं, उल्टे आईटीसी क्लेम होने से गवर्नमेंट का पैसा परचेजर ने ले लिया। तो इसको रोकने के लिए अभी ये नियम बनाया थ्रू न्यू रूल 37A। इसमें बोला गया अगर सप्लायर ने जीएसटीआर 1 भर दिया लेकिन जीएसटीआर 3 भी नहीं भरी तो आपने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, मींस परचेजर ने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है उसको रिवर्स कर देना पड़ेगा। लेकिन ये कार्रवाई 30 सितंबर फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद होगी। मींस अगर आपकी फाइनेंशियल ईयर एंड हो गई उसके बाद 30 सितंबर तक आपका सप्लायर जीएसटीआर 1 भर चुका है लेकिन जीएसटीआर 3 भी नहीं भरा है तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट। इस रूल के ऊपर जब हम डिटेल वीडियो बनाएंगे तब वहां आपको ये बताया जाएगा कि अगर आपने अंडर न्यू रूल 37 इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स कर दिया लेकिन बाद में आपका सप्लायर जीएसटीआर 3 भी फाइल करके अपना जीएसटी रेगुलराइज कर लिया, तब आपने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स की थी यू शैल बी एबल टू रिक्लेम
that input tax credit. So in conclusion, we can say that if supplier fails to furnish GSTR 3B, then purchaser shall not be able to get input tax credit. If he has already availed, then he should reverse along with interest. The deadline is within 30th September after the end of relevant financial year. नाउ कम टू फिफ्थ चेंज। अगर पांचवें बदलाव की बात करें तो ये है इन केस ऑफ ऑनलाइन सेल टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, नेम, एड्रेस, स्टेट एंड पिन, पोस्टल इंडेक्स नंबर as printed on tax invoice issued by the supplier shall be treated as address on record of the recipient. This has been inserted in Rule 46 Clause F by notification number 26. इसमें उन्होंने ये बताया कि अगर कोई ऑनलाइन सेल करता है, जैसे कि कोई भी पर्सन अमेजन के थ्रू, फ्लिपकार्ट के थ्रू अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल करता है, तो जब वो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा, उस टैक्स इनवॉइस के ऊपर कस्टमर का जो नाम, एड्रेस और जो पिन कोड रहेगा वही एड्रेस ऑन रिकॉर्ड होगा फॉर जीएसटी पर्पस। भले ही उसका कस्टमर कहीं भी रहे, किसी भी स्टेट में रहे, लेकिन टैक्स इनवॉइस के ऊपर जो नेम, एड्रेस प्रिंट रहेगा फॉर ऑल जीएसटी पर्पस दैट विल बी ट्रीटेड एज एड्रेस ऑन रिकॉर्ड। सिक्स्थ चेंज की बात करें, इसमें है इफ देयर इज टैक्स ड्यू एज इंटीमेटेड बाय जीएसटी अथॉरिटी इन ई लायबिलिटी लेजर जीएसटीआर 1 or IFF, invoice furnishing facility shall be blocked until explanation is furnished or tax is deposited. This has been inserted in Rule 59 by notification number 26. In this case, government has changed. ये बोल रहे हैं कि अगर कोई भी असेस टैक्स आपका ड्यू रहता है और असेसिंग ऑफिसर उसको ई लायबिलिटी लेजर में अपडेट कर देता है, तो जिस दिन से ई लायबिलिटी लेजर में आपकी लायबिलिटी खड़ी हो जाती है, आपकी टैक्स अमाउंट लायबिलिटी बनती है, उस दिन के बाद से आप जीएसटीआर 1 या फिर अगर क्यूआरएमपी डीलर हैं तो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी आप नहीं दे पाएंगे, वो आपकी ब्लॉक हो जाएगी जब तक कि आप ई लायबिलिटी लेजर में दिखाए गए अपने टैक्स देने की लायबिलिटी को पेमेंट नहीं करते या एक सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं देते। सो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट इफ जीएसटी असेसिंग अथॉरिटी updates any tax liability in e-liability ledger, then you should have either deposit that liability or put forward an explanation to the satisfaction of the assessing officer. If you fail to do that, means if you fail to deposit the liability or if you fail to give satisfactory explanation, then your privilege for filing of GSTR 1 or IFF invoice furnishing facility shall be blocked and it will be uplifted when you deposit the tax or furnish the reply to the certification of the assessing officer. Regarding seventh change, सातवां बदलाव जो आने वाला है वो है e-cash ledger shall be updated based on e-scroll of RBI in case challan identification number of bank fails to communicate to GST common portal, inserted in Rule 87 by notification number 26. इस चेंज में ये बताया गया है कि जब हम चालान क्रिएट करते हैं जीएसटी में, तो एक चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर बैंक के पोर्टल से जनरेट होता है। कभी कभी क्या होता है कि चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर बैंक से जनरेट तो होता है लेकिन वो जीएसटी कॉमन पोर्टल में नहीं जाता है और हमारा ई कैश लेजर अपडेट नहीं होता है। जैसे कि मान लो किसी ने 1 लाख रुपए के लिए जीएसटी चालान क्रिएट किया, पेमेंट भी हो गया,
चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर भी जनरेट हो गया, लेकिन उसका कम्युनिकेशन बैंक के पोर्टल से जीएसटी के पोर्टल पे नहीं हुआ, तो ई कैश लेजर अपडेट नहीं होगा, वो अमाउंट ई कैश लेजर में क्रेडिट नहीं होगी। इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि जब तक ई कैश लेजर अपडेट नहीं होगा, अमाउंट ई कैश लेजर में नहीं दिखेगी, तब तक हम जीएसटी में कोई भी रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे और वहां से अमाउंट डिडक्ट होकर गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगी। तो इसके लिए हमको इंतजार करना पड़ता था कि कब ई कैश लेजर अपडेट हो और हम रिटर्न फाइल कर सके। लेकिन इस चालान के बाद अगर बैंक का पोर्टल चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर कम्युनिकेट करने में विफल रहता है, तो भी आरबीआई स्कोर के द्वारा आपका ई कैश लेजर अपडेट हो जाएगा और रिटर्न फाइल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो टू सम अप, if e-cash ledger is not updated by challan identification number generated from the website of the bank because failure communication of bank portal to GST portal, then also e-cash ledger will be updated through RBI e-scroll and there will be no problem in utilizing cash ledger for the purpose of filing of return or for other purpose for which we have stuck due to non-updation of e-cash ledger. Now come to eighth change. इसमें क्या है, where liability as per GSTR 1 exceeds liability as reported in GSTR 3B, intimation shall be issued to taxpayer in form number GSTR DRC 01B Part A. Liability, if any, should be discharged by filing form number GST DRC 03 and intimation to GST authority shall be furnished by filing form number GST DRC 01B Part B. This is a new rule 88C inserted by notification number 26. इसमें ये बताया गया है कि अगर आपने जीएसटीआर 1 में ज्यादा सेल दिखाया लेकिन जीएसटीआर 3B के थ्रू कम टैक्स पेमेंट किया, हमें पता है कि जीएसटीआर 1 में सेल की रिपोर्टिंग होती है और जीएसटीआर 3B एक समरी रिटर्न है, इसके तुरंत टैक्स जमा करना पड़ता है। अगर इस तरह का सिचुएशन अराइज हुआ जहां आपका जीएसटीआर 1 सेल अमाउंट जीएसटीआर 3B से ज्यादा है, तब सिस्टम अपने आप एक फॉर्म जनरेट करेगा DRC 01B पार्ट ए। इसमें ये लिखा रहेगा कि आपका जीएसटीआर 1 का सेल इतना है, जीएसटीआर 3B का सेल उससे कम है, इसलिए आपने टैक्स जमा नहीं किया। तब आपको क्या होगा, अगर आप मान लेते हैं कि ये नोटिस सही है तो आप टैक्स जमा कर दीजिए, DRC 03 फाइल कर दीजिए और DRC 01B पार्ट बी के माध्यम से टैक्स अथॉरिटी को इंटीमेट कर दीजिए कि हमने टैक्स जमा कर दिया है। अगर आप ये नहीं मानते हैं तो आप एक रिप्लाई भेजिए DRC 01B पार्ट बी के माध्यम से, तब आपका वो नोटिस विड्रॉ होगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि वेयर लायबिलिटी और सेल एज रिपोर्टेड इन GSTR 1 is more than the liability or sale reported in GSTR 3B, then an intimation notice shall be generated automatically by the GST portal in form number GST DRC 01B Part A, and this notice is electronically communicated to the taxpayer. After receiving the notice, the registered taxpayer should check the accounts and ledgers and all records, and if he finds that the GSTR 1 sale is more than the GSTR 3B, and if he admits the fact, then due tax is to be deposited. He should file GST DRC 03 and intimation should be filed by filing GST DRC 01B Part B. If he refuses to admit the tax liability, then he should file a reply in GST DRC 01B Part B. अब 9th चेंज की बात करें
तो unregistered person shall be able to claim refund in case of contract for which GST is already paid is cancelled, provided that required documents are furnished to the GST common portal inserted in Rule 89 by notification number 26. तो ये प्रपोजल 48 जीएसटी काउंसिल में था। इसमें है कि अगर कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड डीलर को, चाहे वो प्रमोटर हो चाहे वो बिल्डर हो, उसको जीएसटी का पैसा दे चुका है और बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है, तो अपना जीएसटी का पैसा जो वो बिल्डर को दिया है वो गवर्नमेंट से वापस रिफंड क्लेम कर सकता है। इसके लिए जीएसटी कॉमन पोर्टल पे एक व्यवस्था दी जाएगी जिसमें वो अपना रिफंड एप्लीकेशन फाइल करेगा और उसके साथ ही रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा। सबमिट होने के बाद वो जीएसटी जो जमा किया है उसका पैसा उसके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। तो in case of ninth change, if an unregistered person who has given the GST amount to the registered person such as builder or promoter, if the contract is cancelled, then the unregistered person shall be able to file refund claim on the GST common portal after submitting all valid documents as per law. If it is passed by the GST authority, then the amount of the tax which has been given to the promoter or any registered person shall be refunded to the bank account of the unregistered person. Till date, there is no such mechanism in the GST where unregistered person can claim refund. But after that change, unregistered persons shall be able to refund claim. तो यहाँ पे हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि 10th चेंज में गवर्नमेंट ने ये चेंज किया है कि अगर कोई भी टैक्स पेयर अपील फाइल कर चुका है, वो एपीएल फॉर्म नंबर 01 बाय टैक्स पेयर या डिपार्टमेंट फाइल की है एक फॉर्म नंबर एपीएल 03, उस अपील को शो कॉज नोटिस इशू करने से पहले या ऑर्डर पास होने के पहले हम विड्रॉ कर सकते हैं। Till that, there was no provision in GST to withdraw the appeal once it is filed. लेकिन 10th चेंजेस के बाद सिस्टम में अपडेट हो जाएगा। अगर हम चाहें तो APL 01 और APL 03 W फॉर्म के जरिए हमारा फाइल किया हुआ अपील हम वापस ले सकते हैं। लेकिन अगर फाइनल एक्नॉलेजमेंट हैज बीन इशूड इन फॉर्म नंबर APL 02, then direct withdrawal is not possible. We have to wait for the order of the GST authority. अगर GST authority permit करता है तो हम इस अपील को विड्रॉ कर सकते हैं। तो these were the important changes जिसके बारे में शॉर्ट में हमने डिस्कस की। हर एक चेंज के लिए अलग अलग वीडियो बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको ये वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।